6 साल गुजर चुके हैं। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची खड़ी है। उसने एक बड़ी सी सन हैट पहनी हुई है जिससे उसका चेहरा आधा ढका हुआ है। उसने पिंक कलर का बहुत ही क्यूट स्कर्ट टॉप पहना हुआ है जिस पर सिल्वर कलर के ग्लिटर्स दिखाई दे रहे हैं और हाथों में उसके कलरफुल ब्रेसलेट है और उसने पीठ पर एक फैंसी सा पिंक कलर का स्कूल बैग टांगा हुआ है। उसने सिल्वर कलर के शाइन करने वाले शूज पहने हैं और वो कॉरिडोर में खड़ी न जाने किस सोच में इधर उधर देख रही है। उसको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी का इंतजार कर रही हो और उसकी आंखों की परेशानी साफ साफ दिखाई दे रही है। अचानक उसकी बड़ी बड़ी आंखें चमक उठी और उसकी आंखों में आंसू भर आए। पहले से ही उसकी आंखें आंसुओं से भरी हैं, लेकिन हैट की वजह से दिखाई नहीं दे रही थी। वो बहुत ही परेशान सी दिखाई पड़ रही थी। तुम अभी तक वापस क्यों नहीं आए भाई? वो उदास होकर अपने भाई को ढूंढ रही है। हेलो स्वीट लिटिल प्रिंसेस, क्या आप किसी का वेट कर रहे हो? अगर आप चाहो तो मैं आपके साथ रुककर उनका वेट कर सकता हूँ और मैं आपको चॉकलेट भी दूंगा। एक डरावना आदमी जिसकी बेतरतीबी से बढ़ी हुई दाढ़ी है, गंदे नाखूनों वाले हाथ हैं, उसने इस बच्ची से पूछा। उसने काया को ऊपर से नीचे तक बहुत ही अजीब नजरों से देखा। काया ने इस अजीब सी शख्सियत को देखकर तुरंत ही रोना बंद कर दिया और अपने छोटे छोटे हाथों से अपने बैग को कस कर पकड़ लिया और फिर उस आदमी को ऊपर से नीचे तक गौर से देखा। उसकी माँ ने उसे कई बार समझाया है कि ऐसे लोगों से दूर रहना है जो अनजान है, जो थोड़े से अजीब दिखते हैं, वो अक्सर अच्छे नहीं होते। इसलिए ऐसे लोगों से बात नहीं करनी है और न ही उनसे लेकर कुछ खाना है। काया भी उसको देखकर एक पल के लिए थोड़ा घबरा जाती है और इसकी वजह से वो उससे बिल्कुल बात नहीं करना चाहती और न ही उसके साथ कहीं जाना चाहती है। ठीक ऐसा ही उसकी माँ ने एक बार काया को अच्छे से समझाया भी था कि इस तरह के हालत में कभी भी घबराना नहीं चाहिए और समझदारी से काम लेना चाहिए। काया ने जानबूझकर उस आदमी को बेवकूफ बनाने के लिए एक प्यारी सी मुस्कान के साथ उसे देखा, लेकिन काया की बड़ी बड़ी आंखें चुपके से किसी ऐसे इंसान को ढूंढने लगी जिसकी मदद से वो इस डरावने आदमी से अपना पीछा छुड़ा सके। तभी उसे एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए हल्का सा हंगामा होता हुआ दिखाई पड़ा और मदद की उम्मीद से काया जल्दी से उस तरफ देखने लगी। काले सूट और सनग्लासेस पहने आदमियों का एक झुंड एयरपोर्ट के बाहर एक आदमी के पीछे पीछे तेजी से चल रहा है। उस सबसे आगे चलने वाले आदमी ने ग्रे कलर का सूट पहना हुआ है। उसकी बॉडी काफी टोन्ड है और वो देखने में काफी हैंडसम है। वो तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। भले ही उसके चेहरे पे कोई हाव भाव नहीं है, पर वो उस एयरपोर्ट की भीड़ में कुछ अलग सा दिखाई पड़ रहा है, मानो वो वहाँ मौजूद इकलौता इंसान हो। उसे अपने आसपास वालों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उस आदमी को देखकर काया की बड़ी बड़ी आंखें तांबे के 2 बड़े सिक्कों जैसी हो गयी और वो बहुत ही ज्यादा खुश होकर उस आदमी को देख रही है। काया को उसे देखते ही महसूस होने लगा कि ये शख्स उसकी मदद जरूर करेगा। बस इतना सोचने की देर थी कि काया तेजी से बिना किसी हिचकिचाहट के उस आदमी की तरफ दौड़ पड़ी। एक पल के लिए काया के सामने खड़ा वो अजीब सा डरावना शख्स भी हैरान रह गया। जैसे ही वो दौड़ी, उसने अपनी बाहें खोली और जोर से चिल्लाई, पापा, एट लास्ट आप मुझे मिल ही गए। मैं कितनी देर से खड़े होकर यहाँ आपका वेट कर रही थी। काया जल्दी से भागकर उस शख्स की टांगों से लिपट गई। विराट रॉय, जो एक बिजनेस ट्रिप पर है और लगातार 1 हफ्ते से बैक टू बैक मीटिंग्स कर रहा था। वो हमेशा से बहुत ही स्ट्रॉन्ग और एनर्जेटिक रहा है, लेकिन इस बार वो अपने आप को थोड़ा सा थका हुआ और लो फील कर रहा है। वो अपने आईब्रो के बीच से अपना सर अपने हाथ से दबाने ही वाला था कि उसने देखा एक गोल मटोल छोटी सी प्यारी सी बच्ची उसकी आंखों के सामने से दौड़ती हुई आई और उसकी टांगों से लिपट गई। पापा? व्हाट पापा? कौन हो तुम? विराट के दिमाग में एक ही पल में अजीबोगरीब से ख्याल आने लगे। पापा, मैं काया हूँ, मुझे आपकी गोदी में आना है। काया ने देखा कि वो आदमी बिना किसी हाव भाव के सीधा खड़ा है, तो वो अचानक समझ गई कि वो आदमी काया के दिए इशारे को नहीं समझ पाया है कि काया उससे मदद मांग रही है। काया बहुत ज्यादा परेशानी में आ गई क्योंकि वो उसका इंतजार कर रही है कि वो काया को गोद में उठा ले। थोड़ी देर तक कोई रिएक्शन नहीं मिलने के बाद उसने अपनी पूरी एनर्जी लगा दी और विराट का हाथ खींचने के लिए अपने छोटे छोटे जूतों को जमीन पर टिकाकर खुद पंजों के बल खड़ी हो गई।
उसकी बड़ी बड़ी आंखें आशा से भरी हुई हैं। काया ने अपनी पलकों को मासूमियत से झपकाया। विराट ने अपनी आंखें नीचे की और अपने सामने छोटी सी नाजुक सी बच्ची को देखा। उस एक पल में उसका दिल थोड़ा सा अजीब बर्ताव करने लगा। उसे इस बच्ची की तरफ एक खिंचाव सा महसूस हुआ। काया के क्यूट और मासूम चेहरे को देखकर विराट का दिल बहुत ही नरम हो गया। वो लगातार काया को घूरता जा रहा है। काया ने जब देखा कि आदमी उसे बहुत ही प्यार से देख रहा है तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। लेकिन अगले ही पल विराट ने वो किया जिसकी उम्मीद काया को बिल्कुल नहीं थी। विराट ने कठोर स्वर में कहा, मैं तुम्हारा पापा नहीं हूँ, इसलिए मुझे पापा कहने की कोशिश मत करना। विराट एक जवान आदमी है, लेकिन उसका बर्ताव हमेशा से एक पावरफुल बिजनेसमैन के जैसा ही रहा है। बिजनेस वर्ल्ड के सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन भी उसके एक इशारे से बुरी तरह डर जाते हैं। काया केवल एक छोटी बच्ची है जो अभी तक दुनिया के तौर तरीकों को अच्छे से नहीं जानती है। उसका शरीर डर से कांप उठा और वो हैरान रह गई। क्या ये आदमी बेवकूफ है? इसने अभी तक ध्यान नहीं दिया कि मैं इससे मदद मांगने की कोशिश करी हूँ। ये बस मेरे इंटेलिजेंट भाई की तरह ही दिख रहा है, लेकिन इसमें इंटेलिजेंस आई भी नहीं है। पर काया ने हार नहीं मानी और उसने फिर से अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाने की कोशिश की। आज से पहले जब भी काया ने इतना क्यूट और मासूम बर्ताव किया है, हर कोई उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गया है और जो भी काया उससे करवाना चाहती है उसने वो सारे काम बहुत खुशी खुशी किए हैं। विराट ने अपनी भौहें उठाई और काया को देखने से पहले कहा, मेरे सामने ये क्यूट सा बनने का नाटक करना बेकार है, चलो जाओ यहाँ से। ये सुनकर काया को बहुत दुख हुआ। पास्ट में जब भी काया ने इस तरह का नाटक किया वो हमेशा सक्सेसफुल रही है, लेकिन आज उसकी मुलाकात इस अजीब आदमी से हुई जिसे बच्चों से बिल्कुल भी लगाव नहीं है। शिट, अब क्या करें? काया ने सावधानी से अपना सिर घुमाया और पाया कि वो डरावना सा दिखने वाला आदमी अभी भी उसका पीछा कर रहा है। वो अभी भी वहीं खड़ा है और पागलों की तरह काया को ही देख रहा है। यहाँ तक कि काया जब उसे पीछे पलटकर देख रही है वो जोर से हंसने लगा और काया को अपनी तरफ बुलाने के लिए इशारा करने लगा। लानत है, मेरा भाई अब तक वापस क्यों नहीं आया? काया ने सोचा। इस वक्त उसके पास अपना नाटक कंटिन्यू करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचा है। जब तक उसका भाई वापस नहीं लौट आता उसके लिए ये नाटक कंटिन्यू करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके तुरंत बाद काया बहुत ही दुखी होकर रोने लगी। उसके आंसू छोटे छोटे मोतियों की तरह हैं। ऐसा लग रहा है जैसे छोटे छोटे तारे टूटकर बारिश की तरह गिर रहे हैं। जितना वो रोती जा रही है वास्तव में काया उतनी ही दुखी होती जा रही है। ओह पापा, आप मुझे कैसे भूल सकते हैं? मामा और मैंने क्या कुछ सहन नहीं किया है आपके चले जाने के बाद। प्लीज हमारे साथ ऐसा मत करो। इतनी प्यारी छोटी सी बच्ची को अपने बॉस से ऐसा कहते सुनकर विराट के पीछे खड़े बॉडीगार्ड्स हैरान रह गए। ये क्या हो रहा है? तभी एक बॉडीगार्ड ने अपने साथ खड़े दूसरे गार्ड से कहा, अगर कभी भी बॉस की बेटी होती तो बिल्कुल ऐसी ही होती। अरे हाँ, तभी दूसरे आदमी ने कहा, देखो आंखों का रंग तो देखो, बिल्कुल बॉस जैसा ही है। उस बच्ची के जोर से रोने की आवाज से भीड़ का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित हुआ। इसे देखो, ये आदमी सोचता है कि बहुत ही ज्यादा ऑसम है और चूंकि वो हैंडसम और रिच है, ये इतनी छोटी और क्यूट सी बच्ची को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा है? और ये तो यहाँ तक कह रहा है कि इसका पिता ही नहीं है। कोई इतना जालिम कैसे हो सकता है? देखो छोटी सी बच्ची कितनी दुखी है। कुछ लोगों ने बड़बड़ाते हुए कहा। एक लड़की आखिरकार सबको बर्दाश्त नहीं कर पाई और भीड़ से बाहर चलकर आ गई और धीरे से काया को अपनी तरफ खींच लिया और काया को दिलासा देते हुए विराट की तरफ निशाना साधकर गुस्से से शिकायत करती बोली, हाय स्वीटी, तुम मेरे पास आओ। कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे पापा तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो मुझे अपनी मम्मी का नंबर दो, मैं उन्हें कॉल करती हूँ। उस लड़की की बात सुनकर काया ने तुरंत रोना बंद कर दिया और उस लड़की का हाथ पकड़ लिया। काया का बर्ताव तुरंत ही एक सिंसियर और शांत बच्चे में बदल गया और उसने बहुत प्यार से बोला, हे भगवान जी, थैंक यू वेरी मच। आप कितनी अच्छी हो दीदी। अब मैं और ज्यादा दुखी नहीं हूँ। जब मेरे पापा ही मुझसे प्यार नहीं करते तो मैं भी उनसे प्यार नहीं करती। अच्छा, क्या आप मेरे साथ यहाँ रुक सकते हो जब तक मेरी मम्मा नहीं आ जाती?
क्या आप मेरे साथ रुककर उनका वेट कर सकते हो? ये सुनकर उस लड़की का दिल पिघल गया और उसने झट से जवाब दिया, बिल्कुल, मैं यहाँ आपके साथ आपकी मम्मा का इंतजार कर सकती हूँ। मुझे यहाँ कितना भी टाइम लग जाए, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। उस लड़की के इतना बोलने के बाद उसने विराट को बहुत ही तिरस्कार भरी नजरों से देखा। दुष्ट, बदमाश, उस लड़की ने कहा। जैसे ही ये बाहर आया था, एक पल के लिए मैं इसके लुक्स पर फ्लैट हो गई थी और इससे इम्प्रेस होने लगी थी, पर अब जब मैंने इसके असली कैरेक्टर को देख लिया है तो मेरा मन बहुत दुखी हो गया है। मेरे मन में जो इसके लिए सॉफ्ट फीलिंग्स थी वो एक ही मिनट में खत्म हो गई हैं। जब से विराट पैदा हुआ है वो कभी भी नुकसान में रहने वाला इंसान नहीं रहा है। स्कूल के टाइम से ही वो दूसरों को धमकाता रहा है, लेकिन किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो वापस विराट को धमका सके। शुरुआत में विराट ने इस पूरी सिचुएशन को नजरअंदाज करना चाहा, लेकिन जब उसे इस बात का एहसास हुआ कि काया ने उसे किसी दूसरे आदमी के लिए एक मिनट में छोड़ दिया है तो वो अचानक से दुखी हो गया। विराट ने बेवजह ही काया के इस बर्ताव को विश्वासघात की तरह महसूस किया। विराट ये सोचकर और असहज महसूस कर रहा है कि कैसे वो बच्ची किसी और के साथ इतना कंफर्टेबल फील कर सकती है कि ऑलमोस्ट उसके गले ही लग गई है। थोड़ी देर बाद विराट मुस्कुराया। उसने काया को पकड़कर उस लड़की से दूर खींच लिया और कसकर गले लगाया। ये देखकर काया और वो लड़की हैरान रह गए। विराट ने काया को अपनी तरफ खींचकर धीमी आवाज में कहा, सॉरी प्रिंसेस, मेरी ही गलती है। मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ना नहीं चाहता था। मैं तो बस मजाक कर रहा था। तुम भी ऐसे ही मजाक करके मुझे चिढ़ाती हो ना? हम लोग तो ऐसे ही खेलते हैं, है ना? चलो अब हम चलकर मम्मा को ढूंढते हैं, ठीक है ना? तो ये है विराट का मास्टर प्लान। वो इनडायरेक्टली इस लड़की से कहना चाहता है कि कोई भी इस छोटी सी बच्ची का इस्तेमाल करके विराट को बरगला नहीं सकता। काया शुरू में तो सिर्फ अपनी सेफ्टी के लिए किसी को ढूंढना चाहती थी। जो हुआ उसके बाद विराट का इंप्रेशन उसकी नजरों में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वैसे तो काया खुद को उसे गले लगाने नहीं देती, और वो भी तब जब वो पहले से ही किसी और के साथ जाने को तैयार है। काया ने चिल्लाते हुए विराट की गोद से उतरने की जबरदस्ती कोशिश की। मुझे नीचे उतारो, जाने दो मुझे। मैं उन दीदी के साथ मम्मा का वेट कर लूंगी, पर आपके पास बिल्कुल नहीं रहूंगी। जब विराट ने काया को उस लड़की की गोद से खींच लिया तो वो लड़की बिल्कुल भी खुश नहीं लग रही है। जब उस लड़की ने देखा कि काया विराट के बजाय उसके साथ रहना चाहती है तो वो खुश हो गई और काया को अपने पास बुलाने की कोशिश करने लगी। जब वो लड़की काया को लेने के लिए विराट के पास आगे बढ़ी तो विराट की आंखें ठंडी हो गईं। उसने अपने बॉडीगार्ड्स को अपने पीछे आने का इशारा करते हुए उस लड़की को दूर ढकेलने के लिए कहा। एक ही झटके में उस लड़की को दो बॉडीगार्ड्स ने दोनों हाथों से पकड़ लिया और जबरदस्ती वहां से ले गए। आसपास खड़े किसी भी आदमी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, क्योंकि उन लोगों ने विराट के बॉडीगार्ड्स को उस लड़की को घसीट कर ले जाते देख लिया है। लड़की के वहां से जाते ही सारी भीड़ वहां से तितर बितर हो गई। काया ने पलक झपकते ही सभी को वहां से जाते देखा, और इस पूरे हाल को देखते ही वो अजीब सा दिखने वाला बुरा आदमी भी वहां से गायब हो गया। काया ने जब देखा कि वो आदमी वहां नहीं है तो उसने राहत की सांस ली। प्रॉब्लम पहले ही सॉल्व हो चुकी है, इसलिए वो चाहती है कि विराट से छूटकर वो जल्दी से यहाँ से चली जाए। छोड़ो मुझे, जल्दी, मुझे अभी जाने दो। मैं नहीं जानती आप कौन हो। ये सुनकर विराट का हैंडसम चेहरा गहरा हो गया और उसने डराने वाली गहरी आवाज में कहा, क्या कहा तुमने? फिर से कहो। काया उस आदमी की भयानक और डराने वाली आवाज सुनकर वहां से भाग जाना चाहती है, लेकिन फिर भी उसने अपनी बात दोबारा कहने की हिम्मत करी। मैं आपको नहीं जानती, लेकिन इतना पता है आप एक बहुत बुरे आदमी हो। आप मुझे धमकाने की कोशिश कर रहे हो, मुझ पर चिल्ला रहे हो। आज तक मेरी मम्मा ने भी मुझे कभी डांटने की कोशिश नहीं की, और आप हो कि मुझे धमकाने की हिम्मत कर रहे हो। छोड़ो मुझे आपके पास नहीं रुकना है। मैं अपनी मम्मा को ढूंढने जा रही हूँ। विराट के लिए उस छोटी सी बच्ची का गुस्सा खुद को बहुत ही हैरान करने वाला था। वो स्तब्ध रह गया। उसे गुस्से में चिल्लाते हुए देखने के बाद विराट को समझ में नहीं आ रहा था कि वो हंसे या रोए, क्योंकि विराट को इस छोटी सी बच्ची ने डांटा है। विराट का असिस्टेंट राहुल उसके पास आया और उसने विराट को बताया, सर दरअसल थोड़ी देर पहले कोई एक बुरा सा आदमी इस छोटी सी बच्ची को तंग करने की कोशिश कर रहा था। ये छोटी बच्ची शायद बहुत डर गई थी और आपको देखकर उसने आइडिया लगा लिया था कि आप बहुत पावरफुल हैं।
इसीलिए शायद उसने जानबूझकर आपकी बेटी होने का नाटक किया। पर सच्चाई ये है कि ये इस नाटक से आपको पूरी सच्चाई बताना चाहती थी और आपकी हेल्प मांग रही थी। राहुल की इस जानकारी के बाद विराट की आंखें गुस्से से जल उठी। ये सुनकर विराट चौंक गया है। क्या सच में ऐसा है? विराट को अचानक उस छोटी सी बच्ची पर थोड़ी दया आई और उस लड़की की मदद न कर पाने के लिए पछतावा भी हुआ। इसके अलावा इतनी छोटी और प्यारी सी बच्ची का उसे पापा कहकर बुलाना इतना भी बुरा नहीं था। इसी बीच काया भी जल्द से जल्द वहां से भागकर अपने भाई को ढूंढना चाहती है। उसकी नजरें चारों तरफ दौड़ रही हैं और किसी अपने की तलाश कर रही हैं। विराट ने एक पल को उस बच्ची को देखा और फिर राहुल से कहा, इस बच्ची के पीछे जाओ और इसे इसके घर तक छोड़ कर आओ, और साथ ही ध्यान रखना उसे फिर से कोई और परेशान करने की हिम्मत न रखे, और ये भी ध्यान रखना कि कोई भी इस तरह का आदमी से दोबारा ना मिले। विराट ने स्ट्रिक्टली ऑर्डर दिए। विराट बहुत ही अजीब से हाव भाव के साथ राहुल को देख रहा है। सभी लोग ये देखकर थोड़ा सा अजीब महसूस कर रहे हैं कि विराट इस तरह से किसी के सिक्योरिटी का अरेंजमेंट कैसे कर सकता है। जी सर। राहुल ने अपना सर झुकाकर विराट के ऑर्डर को मान लिया, पर वो अंदर ही अंदर विराट को लेकर बहुत कुछ सोच रहा है। बॉस इतने सॉफ्ट हार्टेड कब से हो गए? राहुल ने मन ही मन सोचा। अभी राहुल को गए कुछ ही वक्त हुआ है, लेकिन विराट के मन में अभी भी काया का मासूम चेहरा घूम रहा है। जाने क्यों वो उसकी तरफ एक खिंचाव महसूस कर रहा है। थोड़ी देर बाद राहुल निराशा से वापस लौट आया। उसे ऐसे खाली हाथ और इतना जल्दी आया देख विराट ने राहुल को सवालिया नजरों से देखा, तो राहुल ने जल्दी से जवाब दिया, सॉरी सर, मैं उसका पीछा कर रहा था, पर जैसे ही एक टर्न आया वो छोटी बच्ची वहां से गायब हो गई। मुझे लगता है शायद उसकी माँ उसी कोने में थी और वो अपनी बेटी को लेकर चली गई। ये बोलते हुए राहुल को बहुत ही ज्यादा निराशा महसूस हुई। विराट ने दुखी होकर उसकी तरफ से मुंह फेर लिया, पर अगले ही पल विराट को थोड़ी घबराहट महसूस हुई। अगर उस छोटी बच्ची को फिर से कुछ बुरे लोगों ने घेर लिया तो? अगर फिर से कोई अनहोनी हो गई उसके साथ तो? तुम एक छोटी सी बच्ची का पीछा भी ठीक से नहीं कर सकते? तुम लोग किसी काम के भी हो क्या? विराट ने राहुल को डांटा। एक मिनट तो राहुल को ये समझने में लगा कि अभी अभी आखिर हुआ क्या। उस बच्ची का पीछा करते हुए राहुल अभी उसी टर्न पे मुड़ा ही था कि बच्ची बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गई। ऐसे में राहुल और कुछ कर भी तो नहीं सकता था। उसके पास वापस लौटने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। विराट और उसके आदमी तुरंत ही उस छोटी बच्ची की तलाश में निकल गए। उन्हें वहां से जाते देखकर दरवाजे के पीछे से दो छोटे छोटे सिर बाहर निकल आए और उनमें से एक फुसफुसाया, वो अजीब सा आदमी चला गया, चलो अब बाहर आ जाओ। काव्य ने अपनी जुड़वा बहन को देखा और उसे देखकर काव्य का मन अचानक से अपना सिर दीवार से फोड़ने का हुआ। क्या कोई उसे समझा सकता है कि उसके जैसे स्मार्ट और इंटेलिजेंट लड़के की इतनी बेवकूफ छोटी बहन कैसे हो सकती है? काया तुम उधर क्यों भाग रही थी? काव्य ने काया को डांटा। धीरे धीरे काव्य की आवाज थोड़ी तेज होती गई। जब काव्य अपनी छोटी बहन को गुस्से से देख रहा था तो उसकी सुंदर छोटी आईब्रोज बहुत तनी हुई दिख रही थी। उसके हाव भाव बहुत ही ज्यादा गंभीर और अपने छोटे बच्चे को डांटने वाले पेरेंट्स की तरह दिख रहा है। काव्य थोड़ा धीरे बोलो, मैं तुम्हें ऐसे भी आराम से सुन सकती हूँ। काया ने अपने कानों की तरफ इशारा किया और जल्दी से फुसफुसाई। काव्य ने काया के सिर पर अपनी उंगली की हल्की सी चपत मारते हुए लाचारी से काया की तरफ देखते हुए कहा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है तुम इधर उधर मत भागा करो। मम्मा को तो तुम्हारे साथ कुछ होने की चिंता तब होगी ना जब उन्हें पता चलेगा कि तुम दिल्ली से यहाँ भागकर आ गई हो। उससे पहले तो तुम टेंशन के मारे मेरी ही जान निकाल लोगी। मम्मी की बात आते ही काया ने तुरंत अपने भाई का हाथ पकड़ लिया और पूछा, काव्य तुमने टीना मासी को कॉल कर दिया है ना? क्या कहा उन्होंने? वो हमें लेने कब तक आएंगी? एक बार जब वो दोनों बच्चे एयरपोर्ट पहुंच गए तब टीना को काव्य का कॉल आया था कि वो लोग मुंबई पहुंच गए हैं। अपने दोनों लाडले भांजे भांजी के आने की बात सुनकर टीना बहुत ज्यादा खुश हो गई और तुरंत ही एयरपोर्ट के लिए निकल गई। टीना कियारा की सबसे करीबी दोस्त है और उसके बच्चों की गार्जियन भी है। जब वो एयरपोर्ट पहुंची तो उसने उन दोनों ट्विन बच्चों की तलाश की। तुरंत ही उसने देखा कि वो दोनों छोटे बच्चे कोने में झगड़ रहे हैं। टीना जल्दी से उनके पास दौड़ पड़ी। काव्य, काया, मैंने तुम लोगों को बहुत ज्यादा मिस किया, लेकिन अगर तुम लोगों का मुंबई आने का प्लान था तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं टाइम से पहले ही तुम्हें लेने पहुंच जाती ना।
जब भी टीना के पास टाइम होता था, टीना उन बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए दिल्ली पहुंच जाती थी। पास्ट में जब इन दोनों बच्चों का जन्म हुआ था, तब कपल बाहर बिजनेस ट्रिप पर था, तो उस वक्त टीना अकेली थी जो कियारा के साथ थी। बच्चों के जन्म के टाइम भी उन्हें गोद में लेने वाली सबसे पहली इंसान टीना ही थी। काया ने अपनी बाहें खोली और टीना को कस कर गले लगा लिया और टीना को एक प्यारा सा किस देने के बाद बड़बड़ाई, आई लव यू माची, मैंने भी आपको बहुत ज्यादा मिस किया। नमस्ते मासी, काव्य ने एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह कहा। काव्य ने काया की तरफ देखा जो टीना की गर्दन पर लटकी हुई है और बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ काव्य को देख रही है। तुम कितनी चंट हो, अब तो मैं तुम्हें बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूंगा। शायद तुम भूल रही हो कि तुम कुछ ज्यादा ही हैवी हो। क्या तुम्हें बिल्कुल पता नहीं कि तुम कैसी हो? काव्य ने काया का मजाक उड़ाते हुए कहा। मैं मोटी नहीं हूँ, मैं सिर्फ स्ट्रॉन्ग दिखती हूँ। कहीं ये सब कहने के पीछे तुम्हारा ये मतलब तो नहीं है कि तुम मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करते? काया गुस्से में बड़बड़ाई और अपने जुड़वा भाई को देखने से पहले धीरे से टीना की गोदी से नीचे उतर आई। टीना ने जब उन दोनों भाई बहनों की नोकझोंक सुनी तो हंसने के अलावा और कुछ नहीं कर सकी। उसने चारों तरफ हैरानी से देखते हुए पूछा, तुम्हारी मम्मा कहाँ है? क्या वो इतनी गैर जिम्मेदार हो गई कि तुम दोनों को यहाँ अकेला छोड़कर चली गई? उसे थोड़ी सी भी खबर है ये सब कुछ कितना खतरनाक हो सकता है? मम्मा? वो दोनों एक साथ धीरे से बोले। अपनी मम्मा की याद आते ही काया को बहुत दुख महसूस होने लगा। उसने थोड़ा सा आगे बढ़कर अपने आप को टीना के सामने झुका लिया। अचानक से काया का ये बर्ताव टीना को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। उसने नासमझी से नीचे देखा और हैरान होकर पूछा, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी मम्मा तुम लोगों के साथ नहीं आई? तुम लोग अपने घर से भाग के तो नहीं आए हो ना? काव्य, मुझे अभी अभी बताओ बात क्या है, एंड डोंट टेल मी कि तुम लोग बिना बताए मुंबई आए हो। क्या है आखिर सच? सोचने के बाद काव्य ने एक अच्छा सा बहाना ढूंढा और थोड़ी लापरवाही से कहा, मम्मा तो दिल्ली में ही है, हम दोनों तो यहाँ आपसे मिलने के लिए आए हैं क्योंकि हमें आपकी बहुत ज्यादा याद आ रही थी। हम दोनों ही आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे थे। काया के भाई ने जो कहा उसे सुनकर काया भी बहुत खुश हो गई और मनी मन उसने अपने भाई को शाबाशी दी और फिर जल्दी से अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहा, हाँ हाँ मासी, भैया बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, हम दोनों ही आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे थे। टीना ने अपनी आंखें सिकोड़ी और सख्ती से जवाब दिया, तुम दोनों को ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास करूंगी? अब तुम दोनों मुझे सच बताओ कि बात क्या है। मैं अभी एक हफ्ते पहले ही तो तुम लोगों से मिलकर दिल्ली से वापस आई हूँ। इतनी जल्दी तुम लोगों को मेरी याद कैसे आ गई? अगर तुम अभी के अभी मुझे सारा सच नहीं बता देते तो मैं अभी तुम्हारी मम्मा को कॉल करके यहाँ बुला लूंगी, जो तुम्हें तुरंत वापस ले जाएगी। सीधे सीधे पूछने के कारण काया टीना से कुछ नहीं छुपा पाई। काया ने जल्दी से टीना का हाथ पकड़ लिया और तुरंत अपनी गलती मानते हुए कहा, प्लीज मासी, आप मम्मा को कॉल मत करो, हम आपको सब कुछ सच सच बताते हैं। दरअसल हम यहाँ पापा को ढूंढने के लिए आए हैं। पापा? क्या तुम दोनों जानते हो कि वो दुष्ट कौन है? टीना ने हैरानी से पूछा। काया टीना की बात सुनकर एकदम से चौंक गई। उसने टीना के मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, आप पापा के लिए ऐसा कुछ मत बोलो। क्या पता पापा को मम्मा और हमें छोड़कर जाने में बहुत तकलीफ हुई हो। हमारी मम्मा कितनी प्रिटी लेडी है, मैं भी तो कितनी क्यूट हूँ, और काव्य वो तो कितना स्मार्ट है। आपको तो पता ही है हमारे पापा इतने ज्यादा इडियट तो नहीं हो सकते ना, जो हम लोगों को पसंद ना करे। मुझे तो लगता है कि शायद कोई गलतफहमी ही रही होगी। काया की इतनी सरल सोच सुनकर टीना एकदम दंग रह गई। काया के मन में जो बात है, काश कि हर कोई इतना ही समझदार होता तो दुनिया कितनी सुंदर होती। हालांकि ये हालात पूरी तरह से अलग हैं। यहाँ तक कि उनकी मम्मा को भी नहीं पता है कि उन दोनों बच्चों के पापा कौन हैं। काव्य साफ तौर पर काया के मुकाबले में ज्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट है। उसने अपनी छोटी बहन को डांटते हुए कहा, काया, क्या तुम इतनी ज्यादा बेवकूफ हो कि तुम्हें इतनी छोटी सी बात याद नहीं रहती? मम्मा ने हमें पापा का नाम लेने से भी मना किया हुआ है और तुम उन्हीं की बातें कर रही हो। टीना ने उन लोगों को देखकर एक आह भरी और मनी मन कहा, बेचारे दोनों बच्चे। उनके बारे में सोचकर टीना का दिल बहुत ही ज्यादा दुखी हो गया। वो अब और उन्हें नहीं डांट सकती है,
इसलिए टीना ने उन दोनों को एक एक करके गले लगाया और फिर दोनों को अपने दोनों हाथों से कसकर पकड़ते हुए सहलाकर उन्हें दिलासा दी। ठीक है, लेकिन अब तुम लोग अपने पापा का नाम भी मत लेना। चलो, ये तो शुक्र है कि तुम दोनों बिल्कुल ठीक हो। अब हम यहाँ से वापस चलते हैं। तुम लोग पहले से ही यहाँ हो, हम लोग रात के डिनर के लिए कुछ अच्छा सा प्लान कर सकते हैं। जैसे ही काया ने सुना कि आज रात को डिनर का कुछ स्पेशल प्लान है, वो तुरंत ही अपने पापा को ढूंढने का आइडिया भूल गई और उसकी आंखें जुगनू की तरह चमक उठी। वो तुरंत खुशी से चिल्लाई, परफेक्ट मासी, सच में बहुत अच्छा आइडिया है। काव्य ने अपनी छोटी बहन के मूड में आए हुए इस अचानक बदलाव को देखकर हैरानी से चिढ़कर उसे डांटते हुए कहा, काया तुम कितनी ज्यादा बेवकूफ हो। काया को समझ में नहीं आया कि इस बात का वो क्या जवाब दे, इसलिए उसने मुंह बनाते हुए कहा, काव्य तुम बहुत ही ज्यादा मीन हो। तुम्हारा यही बर्ताव रहा ना तो तुम अपने लिए एक लड़की तक नहीं ढूंढ पाओगे। इन क्यूट छोटे जुड़वा बच्चों के बीच हमेशा से होने वाली नोकझोंक को सुनकर टीना का शांत मन तुरंत शांत हो गया। जब वो इन दोनों को पार्किंग की तरफ ले जा रही थी तो उसके चेहरे पर एक अलग सी मुस्कान थी, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया कि उनसे कुछ ही दूरी पर एक बहुत ही ज्यादा करीने से और व्यवस्थित तरीके से लग्जरी कार्स की लाइन एक साइड में खड़ी है। बीच में खड़ी कार की बैक सीट पर विराट बैठा हुआ है। उसने काफी देर तक ड्राइवर को कार ड्राइव करने का ऑर्डर नहीं दिया। वो भी नहीं जानता है कि आखिर वो किसका इंतजार कर रहा है, क्योंकि विराट बार बार पार्किंग लॉट के आसपास देखता जा रहा है। अचानक उसके बादलों से भी काली आंखों की पुतलियों में एक छोटी सी बच्ची की आकृति दिखाई देने लगी। विराट ने तुरंत अपने सनग्लासेस उतार दिए और उन तीनों को ध्यान से देखा जो उस कार की तरफ ही चलते हुए आ रहे हैं जिसमें विराट इस समय बैठा हुआ था। उसने देखा कि एक नन्ही सी बच्ची को एक लड़की ले जा रही है और वो छोटी बच्ची खुशी से हंस रही है। तो क्या ये औरत उसकी माँ हो सकती है? ये खूबसूरत है और उसका फिगर भी परफेक्ट है। उसने ब्लैक कलर की जीन्स के साथ रेड कलर का क्रॉप टॉप पहना हुआ है और जिस तरह से उसने अपने आप को प्रेजेंट किया है और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही है। उसे ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि विराट ने उस लड़की को कहीं देखा भी होगा। विराट को याद नहीं आ रहा है कि उसने इस लड़की को कहाँ देखा था। फिर भी विराट को अपने दिल में उसके लिए कुछ भी महसूस नहीं हुआ। उसे बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है जैसे विराट ने पहले भी उस लेडी को कहीं देखा होगा। विराट कुछ मिनट तक उस लड़की के चेहरे को देखते हुए उससे या उससे जुड़ी कोई बात याद करने की कोशिश करता रहा, पर नतीजा सिफर ही रहा। उसे ये लड़की याद नहीं आ रही है। जब कुछ याद नहीं आया तो विराट उदास हो गया। उसने ड्राइवर से बस इतना कहा, चलो चलते हैं। फिर वहां खड़ी सारी काली गाड़ियां एक एक करके वहां से निकल गईं। विराट को इस लड़की के बारे में कुछ भी याद नहीं आ रहा था। उसे अच्छे से पता था कि विराट का उस लड़की से कोई लेना देना नहीं, और जब लेना देना ही नहीं है तो उसके साथ मिलकर बच्चा पैदा करने की बात तो दूर की ही है। क्या वो पागल है? कुछ समय पहले तक विराट ने सोचा था कि शायद ये छोटी बच्ची किसी प्रॉब्लम में होगी, इसलिए गायब हुई होगी। उस छोटे बच्चे को ढूंढने पर भी उनमें से किसी को भी कोई क्लू नहीं मिला और अब वो किसी लड़की के साथ बहुत खुश है। विराट को बच्चे खास पसंद नहीं हैं, लेकिन इस बच्ची के साथ उसे एक अलग सा जुड़ाव महसूस हो रहा है। वो सोच रहा है कि उस छोटी सी बच्ची की क्यूटनेस और उसकी ब्यूटी बहुत ही ज्यादा अनोखी है, जो शायद उसे अपनी मम्मा से मिली है, और इंटेलिजेंस और स्मार्टनेस शायद उसे अपने पापा से विरासत में मिली है। उसी समय एक स्कूटी पार्किंग लॉट से बाहर निकली और शानदार तरीके से पार्किंग को छोड़कर निकल गई। बहुत ही हैरानी से लोग उस लड़की को घूर रहे हैं जो दो छोटे छोटे क्यूट बच्चों के साथ अभी अभी वहां से गुजरी है। इसी बीच दिल्ली में जब कियारा को टीना का मैसेज मिला कि उसके दोनों छोटे बच्चे अकेले मुंबई भागकर आ गए हैं टीना के पास, तो कियारा के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। वो तुरंत ही उन दोनों शैतान बच्चों को पकड़कर बुरी तरह से पीटना चाहती है। इस बार उन दोनों ने जो कुछ किया है वो बहुत ही ज्यादा गलत और लिमिट क्रॉस करने वाली बात है। उन्होंने कैसे चुपके से घर से भाग जाने की हिम्मत की और इतनी दूर अकेले प्लेन में जाने की हिम्मत कैसे की? कियारा ने और ज्यादा देर करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए जल्दी से अपना बैग पैक किया और वापस मुंबई आने के लिए निकल गई। कियारा को मुंबई छोड़े काफी लंबा समय बीत गया है। उसको मुंबई में कदम रखे 6 साल गुजर गए हैं।
जिस चीज से वो भागी थी वो उस वक्त के लिए बहुत ही ज्यादा भयानक थी। कियारा के दिल में एक अजब सी हूक बार बार उठती है। जैसे ही कियारा ने अपनी जानी पहचानी बिल्डिंग्स को देखा, उसकी आंखों में आंसू भर गए। दादाजी, कियारा इमोशनली बुदबुदाई। जब से कियारा के दादा का देहांत हुआ था, तब से कियारा को वापस आकर उन्हें श्रद्धांजलि देने तक का मौका नहीं मिला था। इस बात को पूरे 6 साल बीत गए हैं, लेकिन उसके चाचा अरविंद के आदमियों ने कियारा की तलाश करना अभी भी बंद नहीं किया है। वो तो कपिल है जो उसकी सेफ्टी के लिए उसे दिल्ली ले गया था। अगर उसके पेट में ये 2 छोटे बच्चे नहीं होते तो कियारा को अपनी जान की कोई भी परवाह नहीं थी। वो बहुत पहले से अपनी दादाजी की मौत का बदला ले चुकी होती, लेकिन अब वो केवल अपने 2 नन्हे मुन्ने शैतान बच्चों के साथ एक अच्छी और खुशनुमा जिंदगी जीना चाहती थी। 6 साल पहले जब वो कहीं पे सड़क पर बेहोश होने वाली थी, उसी समय कपिल वहां पर आ गया और उसे उठाकर ले गया था। कपिल ने उसे बताया था कि उसके दादाजी की मौत इतनी आसानी से नहीं हो सकती थी। ये तो उसके चाचा अरविंद और चाची सारिका हैं, जिन्होंने लालच में आकर गौतम परिवार के शेयर्स के लिए दादाजी को मौत के घाट उतार दिया था। फिर भी कपिल की कही बातों की सच्चाई को उसने खुद अपने कानों से स्टडी रूम के गेट के बाहर खड़े होकर सुना था। उसके दादाजी ने बहुत पहले से ही इस बुरे समय का अंदाजा लगा लिया था, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे बहू का व्यवहार और उनका चाल चलन देख लिया था, जो कहीं से भी अच्छा नहीं था। इसीलिए उन्होंने पहले से ही एक वसीयत बनवा ली थी और सबसे छुपाकर गौतम ग्रुप के अपने सभी 50% शेयर साइन करके लीगली कियारा के नाम पर कर दिए थे। कियारा के दादाजी ने न केवल उसकी सिक्योरिटी का इंतजाम किया था, बल्कि उन्हें ये भी पता था कि कियारा को इन लोगों से किस तरह का खतरा होगा। कियारा के दादाजी जानते थे कि कियारा के लिए अरविंद और उसकी पत्नी के साथ रहना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। इसलिए उन्होंने अपने वकील कपिल को फोन करके पहले ही समझा दिया था कि अगर फ्यूचर में उनके साथ कोई भी दुर्घटना हो जाए तो कपिल कियारा को सही सलामत मुंबई से कहीं दूर ले जाए, और जब तक कियारा इस लायक न हो जाए कि वो सब कुछ संभाल सके, तब तक उसे अपने शहर वापस न आने दिया जाए। और जब कियारा में इतनी ताकत आ जाए कि वो अपने चाचा चाची की आंखों में आंखें डालकर उसका जो कुछ भी है उसे वापस ले पाए, तब उसे वापस ले आए। ये सब सोचते सोचते कियारा की आंखें भर गईं। रिपोर्टर्स और फोटोग्राफर एक पल के लिए वो हक्की बक्की रह गई, और फिर उसने एक बार पुष्टि करने के लिए अपना सिर दोबारा पीछे घुमाया और वो दंग रह गई। ऐसा लगा जैसे कियारा के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई है। ये यहाँ कैसे है? उस वक्त उस शख्स को उसके बॉडीगार्ड्स और असिस्टेंट्स ने घेर रखा है और उसके लिए एक सुरक्षा घेरा बनाया हुआ है। वो अपने सनग्लासेस उतार रही है और उत्साह से अपने सारे फैंस को एक बहुत ही दिलकश मुस्कान के साथ अपना हाथ हिलाकर खुश कर रही है। उसका शानदार मेकअप, दिलकश मुस्कान, उसके स्टाइलिश कपड़े सभी का ध्यान उसकी ओर आकर्षित कर रहे हैं। ये वास्तव में अनिका गौतम है। अनिका कियारा के चाचा चाची की छोटी बेटी है। अपने दादाजी की मृत्यु वाले दिन अनिका एक टीवी सीरीज में शूट कर रही थी, इसलिए वो टाइम पर घर वापस नहीं आ सकी। जब कियारा ने मुंबई छोड़ा था, तब उसे अच्छे से याद है कि अनिका एक बहुत ही छोटी मोटी सी एक्ट्रेस थी और उस वक्त अनिका को कोई नहीं जानता था। बस 7 साल ही तो गुजरे हैं। इतने कम वक्त में अनिका इतनी ज्यादा बड़ी एक्ट्रेस कैसे बन गई कि हर कोई अब उसी के नाम की माला जप रहा है और उसके पीछे पागल है। वो इस समय सबसे कम एज की सुपरस्टार है और विदेशों में भी काफी पॉपुलर है। उसी की वजह से गौतम ग्रुप का बिजनेस भी डोमेस्टिक से फॉरेन कंट्रीज तक फैल गया है और उसका मार्केट भी काफी गुना बड़ा हो गया है। कियारा के चाचा चाची अरविंद और सारिका भी अपने बिजनेस फील्ड में कब्जा जमाने में सफल रहे। वो लोग मुंबई के बिजनेस फील्ड में काफी अच्छी और स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे पहुंच गए हैं। अनिका के बारे में बहुत सारे रूमर्स फैले हुए हैं। लोगों का कहना है उसकी जितनी भी पॉपुलैरिटी है वो सब कुछ उसके पीछे के बहुत ही पावरफुल फाइनेंशियल सपोर्ट की वजह से है। अभी कियारा ये सब सोच ही रही थी कि उसकी नजरें अनिका के नजरों से जा मिले। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि कियारा को कुछ भी समझ में नहीं आया कि उसे क्या करना चाहिए। इसलिए कियारा ने जल्दी से अपना सिर घुमा लिया और तेजी से पार्किंग की तरफ चल पड़ी। कियारा ने सोचा कि वापस लौटने से पहले उसे अच्छे से प्लानिंग कर लेनी चाहिए थी। जल्दी या बाद में गौतम परिवार से उसका सामना तो होना ही है।
वो ये नहीं चाहती है कि उन्हें इतनी जल्दी कियारा के बारे में कुछ भी पता चले। टीना के अपार्टमेंट में कियारा अपने दोनों बात न मानने वाले बच्चों के सामने खड़ी है, जबकि दोनों बच्चे टीना के पीछे छुपे हुए हैं। कियारा इतने ज्यादा गुस्से में है कि गुस्से की वजह से उसके हाथ कांप रहे हैं। अगर उसने इस बार बच्चों से कुछ भी नहीं कहा तो वो एक माँ के रूप में फेल हो जाएगी। कियारा ने गुस्से से एक कदम आगे बढ़ाया। इससे पहले कि कियारा कुछ कर पाती, काया दौड़ कर गई और कियारा के पैरों में लिपट गई। मम्मा, सॉरी मम्मा, आई एम सो सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं बहुत गलत थी मम्मा, मैं बहुत गलत थी। कियारा इस वक्त सच में गुस्से से पागल हो गई है। इतनी छोटी उम्र में वे लोग घर से भागने की हिम्मत भी कैसे कर सकते हैं? जब इस समय वो लोग घर से भाग सकते हैं तो फ्यूचर में क्या कुछ नहीं कर सकते। इन सब के चक्कर में अगर कुछ हो गया होता तो वो क्या करती? उसके पास तो जीने की कोई वजह ही नहीं होती, कियारा ने अपने मन ही में सोचा। सच में अब तुम्हें एहसास हो रहा है कि तुम लोग कितने गलत हो। लेकिन तुमने ये सब करने का सोचा भी कैसे? क्यों आए तुम लोग मुझे यहाँ बिना बताए? कियारा ने गुस्से में सवाल किया। कियारा एकदम से काव्य की ओर मुड़ी और उसे घूर घूर कर देखने लगी। गुस्से की वजह से कियारा को होश भी नहीं है कि वो क्या कर रही है। इसी गुस्से में कियारा ने काया को मारना शुरू कर दिया। अपनी बहन को पिटता हुआ देखकर काव्य उसे बचाने के लिए आगे आ गया और इसी वजह से काव्य को काफी चोट लग गई। टीना ने जब ये देखा कि कियारा के पीटने की वजह से काव्य को बहुत ज्यादा चोट आ गई है तो उसका सब्र जवाब दे गया और वो कियारा पर जोर से चिल्लाई, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या कियारा? वो अभी भी छोटा बच्चा है, तुम उस पर इस तरह से अपना गुस्सा कैसे उतार सकती हो? कियारा ने काव्य का चेहरा देखा जो बहुत ही ज्यादा तकलीफ में नजर आ रहा है और अपने भाई का दर्द देखकर काया भी जोर जोर से रोने लगी। काया को अपने भाई की तकलीफ देखकर बहुत ज्यादा दुख हो रहा है, इसलिए उसका रोना कम ही नहीं हो रहा है। उसने अपनी माँ को इससे पहले कभी इतने गुस्से में नहीं देखा था। ये देखकर काया जल्दी से कियारा का हाथ पकड़कर खींचने की कोशिश करने लगी। काया ने रोते हुए अपने हाथ फैलाए और बोली, मम्मा मुझे आपको हक करना है। मम्मा अब आप काव्य को और मत मारो। मैंने काव्य से जिद की थी कि मुझे टीना मासी के पास जाना है। काव्य ने तो मुझे बहुत समझाया था पर मैं ही नहीं मानी। सब मेरी गलती मम्मा, प्लीज मुझे माफ कर दो और भाई को और मत मारो भाई को। कियारा ने जब अपनी बेटी की तरफ देखा जो लगातार रो रही थी तो अचानक वो भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई। कियारा ने काया को कसकर गले लगाया और वो भी रोने लगी। कियारा इस समय बहुत ज्यादा दुखी है क्योंकि जो कुछ भी हुआ उसके लिए वो अपने आप को ही दोष दे रही है, क्योंकि वो हर समय काम में बिजी रहती है। उसे लग रहा है कि अपने बच्चों की अच्छी तरह से देखभाल नहीं कर पा रही है, इसीलिए वो लोग भाग गए। अब मुझसे प्रॉमिस करो, तुम दोनों हमेशा मेरी बात मानोगे। अगर ऐसा करोगे तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा। काव्य तुम भी यहाँ आओ, कियारा ने कहा। कियारा के बुलाने पर काव्य उसके पास चुपचाप आकर खड़ा हो गया। कियारा ने उसके गाल से हिलाते हुए पूछा, तुम ठीक हो? तुम्हें बहुत ज्यादा चोट तो नहीं आई ना? मम्मा ने बहुत जोर से मार दिया ना? काव्य बहुत छोटा है लेकिन वो जानता है उसकी मम्मा के लिए उन दोनों को अकेले पालना बहुत ही मुश्किल काम है। इसलिए जब काया ने उसे बताया कि वो अपने पापा को ढूंढने के लिए मुंबई जाना चाहती है तो एक पल के लिए काव्य झिझक गया। पर वो अपनी बहन से भी बहुत ज्यादा प्यार करता है और उसे दुखी नहीं देख सकता, इसलिए काया ने जो कुछ भी कहा काव्य ने बिना कहे सुने उसकी बात मान ली। ये बहुत ही ज्यादा दर्द भरा है पर काव्य ने दर्द को बर्दाश्त करते हुए दृढ़ता से अपना सिर ना में हिलाते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ है मुझे, मैं ठीक हूँ। ये सुनते ही कियारा का दिल तड़प उठा कि इसमें वो कुछ नहीं कर सकती है, पर वो समझती है कि काव्य कितनी जल्दी बड़ा हो गया है। कियारा ने काव्य और काया को गले से लगाया और फिर पूछा, अच्छा मुझे अब सच बताओ, तुम लोग यहाँ क्यों आए? काया ने जल्दी से बोल दिया, हम पापा को ढूंढने आए हैं। ये सुनते ही कियारा को एक धक्का लगा और वो धपाक से जमीन पर बैठ गई। काया की बात सुनकर कियारा को धक्का लगा और टीना और काव्य हैरान रह गए। काव्य ने जल्दी से बात को संभालते हुए कहा, मम्मा ये तो पागल है, कुछ भी बोलती है। हम यहाँ टीना मासी से ही मिलने आए थे। काया भी ये बात समझ गई और बात बदलती हुई बोली, हाँ मम्मा, काव्य भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। कियारा ने उनकी बात को समझते हुए खुद को संभाला और कहा,
आई एम सॉरी, मुझे तुम पर इस तरह से हाथ नहीं उठाना चाहिए था। ये कहते हुए कियारा ने अपने दोनों बच्चों को माफी मांगते हुए गले से लगा लिया और तीनों एक दूसरे को गले लगाकर रो पड़े। उन तीनों को इस हाल में देखकर टीना की आंखें भी भर आईं और वो भी जाकर इन सब के गले लग गई। रात के 8 बजे कियारा अपने दोनों बच्चों को सुलाकर बेडरूम से बाहर आकर टीना के पास बैठ गई। टीना बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रही है। उसने जैसे ही कियारा को अपने पास बैठे देखा तो चिंता से पूछा, अगर उन लोगों को तुम्हारे वापस लौटने के बारे में पता चल गया तो? तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे? कियारा ने अपने सबसे प्यारी और सबसे ज्यादा साथ देने वाली दोस्त को प्यार से देखा और सिर हिलाते हुए कहा, ये लोग शायद अभी तक नहीं जानते कि हम लोग कहाँ हैं। इसके अलावा मैंने अभी तक उन लोगों के बारे में कुछ भी नहीं सोचा है। मुझे छुप कर रहते हुए काफी वक्त बीत गया है। मैंने अब कपिल को भी बता दिया है कि मैं वापस लौट रही हूँ। अब वक्त आ गया है सारी प्रॉब्लम्स का डटकर सामना करने का। आखिर मेरे और उन सब के बीच के जितने भी मसले हैं उन सबको एक ना एक दिन तो सुलझना ही होगा ना। कपिल यहाँ के लोगों के साथ कांटेक्ट में है। तुम चिंता मत करो, उसने सारे जरूरी अरेंजमेंट्स कर दिए हैं। ये सुनकर टीना को समझ में आ गया कि आगे चलकर चीजें और भी ज्यादा खतरनाक होने वाली हैं। उस टेंशन भरे माहौल को हल्का करने के लिए और कियारा को चीयर अप करने के लिए टीना ने एक लंबी सांस लेकर कहा, ठीक है फिर, वैसे भी ये वही जगह है जहाँ तुम पली बड़ी हो और तुम इस जगह से अच्छे से वाकिफ हो। मेरे पास यहाँ पर एक एक्स्ट्रा रूम है। फ्यूचर में भी तुम चाहो तो अपने दोनों शैतानों के साथ यहाँ रह सकती हो। मैं भी तुम्हारे साथ मिलकर उन दोनों नन्हे शैतानों की देखभाल करना चाहती हूँ और उनकी मासूम शरारतों को एंजॉय करना चाहती हूँ। टीना की बात सुनकर कियारा बहुत ही ज्यादा खुश हो गई। उसने टीना का हाथ पकड़ लिया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। कियारा बहुत धीमे से बोली, उस वक्त जो कुछ भी हुआ था वो मैं तुमसे छुपाना नहीं चाहती थी। बिल्कुल, मुझे पता है उस वक्त सब खराबी था। वैसे भी ये सब बीते वक्त की बातें हैं। टीना ने कियारा का हाथ पकड़कर उसे दिलासा देते हुए कहा। टीना ने बच्चों के बारे में बात करते हुए काव्य और काया के मुंबई आने के पीछे के असली कारण के बारे में सोचा। टीना की आंखें इस तरह से चमक उठी जैसे वो कुछ कहना चाहती है, पर फिर उसने अपने आप को रोक लिया। वो डिसाइड नहीं कर पा रही है कि उसे इस बारे में कियारा को बताना चाहिए या नहीं। फॉरगेट इट। जो कुछ भी 7 साल पहले हुआ था वो कियारा के दिल में पहले से ही घाव के तौर पे हमेशा से है। उस घाव पर अभी तक कोई मरहम नहीं लगा है। इसी वजह से उसकी टीस कभी भी कम नहीं हुई है। वो अपने साथ हुई दुर्घटना को भूलने के लिए इन सब बातों का कभी जिक्र नहीं करती है। फिर कुछ सोचते हुए टीना ने कहा, वैसे भी गौतम फैमिली अब पुराने वाली गौतम फैमिली नहीं रही। मुझे पता है तुम वहां बैठकर भी इनकी सारी न्यूज पर नजर रखे हुए हो। ये लोग और भी ज्यादा पावरफुल हो गए हैं। ऐसे में अपने चाचा अरविंद को उखाड़ कर फेंकना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। कियारा ने एक आह भरी और कहा, मुझे पता है, मैंने आज अनिका को एयरपोर्ट पे देखा था। जैसे ही कियारा ने ये सब सोचा उसके दिल में कड़वाहट फैल गई। गौतम परिवार के लोग पावरफुल और स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। दूसरी तरफ इन 7 सालों में कियारा अपने दोनों बच्चों की देखभाल में इतनी ज्यादा बिजी हो गई कि अपने बच्चों के लिए सारी फैसिलिटी जुटाने के लिए उसे नौकरी भी करनी पड़ी। बदला लेने का विचार तो उसके दिमाग में दूर दूर तक नहीं आ पाया। कियारा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द की लकीरें साफ दिखाई पड़ रही थीं। बुरे लोग बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं, जबकि सताए हुए लोगों को जिंदा रहने के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। लेकिन मेरा मानना है कि बुरे लोगों को एक दिन उनके किए की सजा भुगतनी ही होगी। वो डेफिनेटली उनके बुरे कर्मों को भोगेंगे। टीना ने कियारा को दिलासा देते हुए कहा। कियारा ने अपने हाथों को रगड़ते हुए कहा, टीना, तुमने और कपिल ने इन सालों में मेरी बहुत हेल्प की है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। ये महसूस करते ही कि कियारा आगे क्या कहना चाहती है, टीना ने अपने हाथ से इशारा करते हुए उसे रोक दिया। कैसी बातें कर रही हो तुम? हम दोनों 10 साल से भी ज्यादा वक्त के दोस्त हैं। तुम्हें लगता है हमारी दोस्ती में थैंक यू और सॉरी जैसे फॉर्मल वर्ड्स की जरूरत है? इस वक्त के लिए सबसे जरूरी ये है, तुम्हें मुंबई में पैर जमाने के लिए यहाँ पर नौकरी ढूंढनी ही होगी। ढूंढने से ज्यादा तुम्हें अपने लिए एक अच्छी नौकरी हासिल करनी होगी। ठीक है, कियारा ने मुस्कुराते हुए कहा। कियारा बहुत खुश है। उसने अपनी जिंदगी में कभी हार मानना नहीं सीखा है।
उसी रात से कियारा ने अपने लिए नौकरी ढूंढना शुरू कर दिया। उसने अपना बायोडेटा अपडेट किया और ऑनलाइन पोस्ट कर दिया। उसे दिल्ली में काम करने का कोई बहुत शानदार एक्सपीरियंस नहीं था, क्योंकि बच्चों को जन्म देने के बाद वो ठीक से किसी भी चीज पे कंसंट्रेट नहीं कर पाई थी। लेकिन ये कुछ करने और ना करने के बारे में है। वो कभी आरके ग्रुप के डायरेक्टर की पर्सनल असिस्टेंट रह चुकी है, इसलिए हो सकता है कि उसे अपने इस काम की वजह से कुछ स्पेशल छूट दी जाए। आरके ग्रुप दुनिया की सबसे बड़ी और फेमस कंपनीज में से एक है और ये बहुत ही टफ रिक्रूटमेंट के लिए वर्ल्ड फेमस है। बात ये भी है कि कियारा जानती है कि किसी भी कंपनी के डायरेक्टर या ओनर की असिस्टेंट होना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। हालांकि नौकरी पाना भी कोई आसान काम नहीं है। उस समय अधिकतर कंपनीज अपने लिए स्टाफ हायर नहीं कर रही हैं। नौकरी की तलाश के 5वें दिन टीना एक खुशखबरी लेकर आई। उसने बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहा, रॉय ग्रुप ऑफ कंपनी के डायरेक्टर के लिए असिस्टेंट की पोस्ट पर वैकेंसी निकली है। कियारा, तुमने एक बार दिल्ली में उस बड़ी खतरनाक कंपनी के डायरेक्टर की असिस्टेंट के रूप में काम किया है ना? तुम चाहो यहाँ भी अप्लाई कर सकती हो। वो तो रॉय कंपनी के एचआर डिपार्टमेंट का एक बंदा है जो मेरी जान पहचान का है। अगर तुम इंटरव्यू देने के लिए रेडी हो तो मैं सीधे तुम्हारा बायोडेटा उसको दे सकती हूँ। और इसके अलावा मैं तुम्हें बता दूं कि रॉय ग्रुप ऑफ कंपनीज अपने एम्प्लॉयज के लिए काफी सारी फैसिलिटीज देते हैं। तुम्हें इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहिए। ये कहने के बाद टीना ने कियारा का कंधा थपथपाया और उसे विश्वास दिलाया कि कियारा इस पोस्ट के लिए बिल्कुल सही कैंडिडेट है। टीना को गले लगाते ही कियारा मुस्कुरा दी और बोली, थैंक यू वेरी मच टीना, थैंक यू। अब इतना भी थैंकफुल मत हो, बस वहां जाके अपना 100% दे देना। टीना एक बहुत ही जल्दी निर्णय लेने वाली लड़की है, इसलिए उसने तुरंत ही अपने दोस्त को कियारा का बायोडेटा भेज दिया। अगली सुबह कियारा काया और काव्य के साथ शॉपिंग करने के लिए सुपरमार्केट जा रही है। तभी उसे रॉय ग्रुप ऑफ कंपनीज से इंटरव्यू के लिए कॉल आया। रॉय ग्रुप ऑफ कंपनीज उसकी मार्केट वैल्यू के हिसाब से सबसे बड़ी डोमेस्टिक कंपनी है, जिसमें होटल, रियल एस्टेट, माइनिंग, आईटी कंपनी, लाइफस्टाइल जैसी बहुत सारी कंपनीज हैं। यहाँ तक कि इन्होंने 7 साल पहले सबसे बड़ी डोमेस्टिक एंटरटेनमेंट कंपनी को भी एक्वायर किया था और ऑफिशियली एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी कदम रखकर अपनी पकड़ बनाना शुरू कर दिया था। कहा जा सकता है कि एक बहुत ही बड़े प्रॉफिट रेशियो के साथ रॉय ग्रुप ऑफ कंपनी इकोनॉमी के सभी फील्ड्स में अपनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस दर्ज करवा चुकी है। इतनी बड़ी कंपनी हमेशा से टॉप लेवल की कंपनीज में कंपटीशन का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रही है। वास्तव में कियारा ने कभी भी इतनी शानदार अपॉर्चुनिटी की उम्मीद नहीं की थी। भले ही उसे टॉप मोस्ट कंपनी में से एक में रिक्रूटमेंट के लिए भेजा जा रहा है, पर पिछले कुछ सालों को हटा दें तो उसे कोई भी नॉलेज नहीं है। हालांकि टीना ने अपनी तरफ से कियारा की मदद करने की पूरी कोशिश की है, इसलिए वो टीना को किसी भी तरह से निराश नहीं करना चाहती, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है। कियारा को उस इंटरव्यू में पास होने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है। अगली सुबह कियारा ने हल्का सा मेकअप किया और जानबूझकर एक सफेद शर्ट के साथ एक ब्लैक स्कर्ट पहनी। वो वहां पर बेस्ट दिखना चाहती है। कियारा कोई ऐसी लड़की नहीं है जो हमेशा से सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रही है, लेकिन जो जितना भी उसे देखता है वो उसे उतनी ही खूबसूरत लगती है। उसके छोटे से अंडाकार नाजुक चेहरे की अपनी विशेषताएं हैं। वो अभी भी बहुत ज्यादा प्यारी है और इतना कुछ झेलने के बाद भी उसकी इनोसेंस और प्योरिटी खत्म नहीं हुई है। बच्चों को जन्म देने के बाद उसका पतला फिगर काफी भर गया है और अब वो और ज्यादा अट्रैक्टिव दिखने लगी है। टीना ने कियारा की तरफ देखा और कहा, हे भगवान, ये तुम्हारा फिगर इतना शानदार है कियारा, लुक एट इट। तुम्हें हमेशा ऐसे ही अच्छे कपड़े पहनने चाहिए। कितनी औसम दिखती हो यार तुम। कियारा ने टीना की तरफ देखा और एक अजीब से एक्सप्रेशन के साथ जवाब दिया, वो सब छोड़ो, मैं पहले से ही 2 बच्चों की माँ हूँ। अब मुझे किसे इम्प्रेस करने जाना है? मुझे तो बस अपने लिए कंफर्टेबल कपड़े पहनना ही पसंद है। टीना उसकी बात से सहमत नहीं हुई और अपने हाथ को उसके सामने लहराते हुए बोली, नहीं, तुम ऐसा सोच भी नहीं सकती और तुम्हें ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। कियारा, तुम अभी भी कितनी ज्यादा यंग और ब्यूटीफुल दिखती हो। तुम्हें डेफिनेटली अपने सपनों का राजकुमार एक दिन मिलने वाला है। प्यार की बात करते हुए कियारा ने अपने आप को आईने में देखा। उसकी आंखों में एक उदासी भरी चमक दिखाई दी। क्या वो अपनी जिंदगी में उस तरह की खुशी पाने की आशा भी कर सकती है? कियारा ने टीना के उत्साह बढ़ाने वाले शब्दों का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, अभी चलो, नहीं तो हम दोनों लेट हो जाएंगे। बादलों से घिरी
कुछ बहुत ही ज्यादा मॉडर्नाइज्ड बिल्डिंग के साथ मुंबई में कुछ और हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स भी बनी हुई हैं। रॉय ग्रुप की बिल्डिंग इनमें से एक है, जिसका हेड ऑफिस इन सब में पैसे वाले शहर के सेंटर में है। कियारा ने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट में सबमिट कर दिया। उसके बाद वो वेटिंग एरिया की तरफ चली गई। उसे वहां तक पहुंचने में बहुत ज्यादा देर नहीं हुई है, लेकिन फिर भी वहां उससे पहले से ही इंटरव्यू देने वालों की एक लंबी सी लाइन लगी हुई है। उनमें से अधिकतर लड़कियां बहुत ही ज्यादा सुंदर और मॉडल्स की तरह दिखने वाली हैं। सभी ने हाई हील्स के साथ टाइट फिटिंग के कपड़े पहने हुए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वो अपनी बॉडी को फ्लॉन्ट करके इस पोजीशन को हासिल करना चाहती हैं। कियारा ये देख के मायूस हो जाती है। क्या मैं इनके सामने टिक भी पाऊंगी? क्या ये जॉब मुझे मिलेगा?